अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज तमहीद के बगैर मैं डायरेक्ट शुरू करूँगा कि मेरे साथ एक मेहमान हैं प्रोग्राम में, बैरिस्टर यासिर लतीफ़ हमदानी। इनको ज़हमत देने की एक ख़ास वजह ये हुई है कि पिछला एक हफ़्ता हो गया, वैसे तो खैर ज़्यादा वक्त हो चुका है, कई महीनों से बल्कि कई सालों से ऐसा है कि जब जब इन्होंने तारीख़ी तौर पर किसी चीज़ को देखा, पढ़ा या रिसर्च ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया, तो इन्होंने वहाँ पर वो स्टांस लिया जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स और अमर वाक़या इजाज़त देता था। इन्होंने उस वक्त वो जो सूडो वतनीयत और जाली जो प्रमोट करना होता है अपने अकीदे और धड़े को, उस चक्कर में नहीं पड़े। और ये खैर दुनिया भर के अहले इल्म का यही अंदाज़ है। तो जब इनकी गलती सिर्फ ये थी कि इन्होंने ये हरकत पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में की। यही बात अगर वो यूके में करते हैं, अगर वो इवन इंडिया में करते, अगर वो बांग्लादेश में कर लेते, वो अमेरिका में कर लेते, यूरोप के किसी मुल्क में कर लेते, कोई मसला नहीं होना था, क्योंकि वहाँ फैक्ट्स आर फैक्ट्स। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ वली ख़ान की किताब आ सकती है फैक्ट्स आर फैक्ट्स, मगर हक़ाइक़ जब आंखें खोल के आपके सामने आ खड़े होते हैं, उस वक्त पूरी कौम बहसीयत कौम आंखें चुराती है। दानिश्वर उस वक्त कहता है कि अल्लाह करे झूठ होवे, और जो मसखरा है वहाँ पाकिस्तान का, वो उसके ऊपर फब्तियाँ कसता है। और जिनको अब बिलो द सिविलिटी और बिलो द मैनरिज्म तैयार किया गया है जिन नस्लों को, वो गालियाँ बकते हैं। तो मैं पिछले एक हफ्ते से इनको चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब के हवाले से गालियाँ खाते हुए देख रहा हूँ, ट्विटर पर, फेसबुक पर। और इनका जो आर्गूमेंट है उसको नलीफाई करने की कोशिश की जाती है बाकायदा बकवास से। इस पे मैंने इनसे रब्ता किया कि जनाब बात यह है कि वो जो अब होना है सो वो तो होना ही है, या दूसरे लफ्ज़ों में मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि वो होना तो वही था जो कि मंजूर खुदा था, लेकिन वो मेरे ख्वाब मेरे ख्वाब मेरे ख्वाब। तो अब अपने ख्वाब की अगर कीमत चुकानी पड़ रही है तो फिर छुप के क्या, फिर सामने आके बात करें। तो आज मैंने इनको ज़हमत दी है, वो इस वक्त मेरे साथ हैं प्रोग्राम में, और जिस पर्टिकुलर इशू के ऊपर है उसकी रिसर्च बेस्ड क्या हकीकत है, वो किस सफ़े पे पाई जाती है, ये वो वही बताएंगे। और मैं इस गैर तमहीदी इंट्रो में ये तक भूल गया कि इनका ही तारुफ करवा देता, वो मैं बाद में करवा दूंगा। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईना अब्सार के प्रोग्राम आईना में। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और गोइंग इनटू व्हाट आप जो कह रहे हैं उसके बारे में ये था कि मैंने असल बात तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि सवाल पैदा हुआ था कि मजलिस एरार नामी एक रिलीजियस पार्टी थी जिसको कांग्रेस बैक करती थी, वो कायद आजम को काफिर आजम कहती थी। जी बिल्कुल ठीक। हाँ, तो उस पे सवाल जब ये उठा तो उसके जवाब में मैंने ये लिखा कि जी इसलिए कहती थी कायद आजम तो काफिर आजम क्योंकि कायद आजम ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर उन्होंने डाला कि अहमदियों को मुस्लिम लीग से बाहर निकाला जाए। दुरुस्त है। तो कायद आजम ने मना कर दिया। जी ठीक। उन्होंने कहा, और ये एक दफा नहीं कई दफा वाकया हुआ, 36 से लेके 44 तक ये तवातर से वाकया होता रहा कि कोई ना कोई ग्रोह आता था जिसमें मजलिस एरार वाले खास तौर पर नुमाया थे। जी जी। और ये कहते थे कि आपके साथ हम तब इत्तेहाद करेंगे अगर आप जो है अहमदियों को निकाल दें मुस्लिम लीग से। और जिन्ना साहब कहते थे कि मैं किसी भी ऐसे शख्स को कैसे निकालूं जो अपने आप को खुद कहता है मुसलमान है, तो मैं उसको कैसे गैर मुस्लिम कह दूं। तो ये बार बार कायद आज़म ने बड़ी इस्तेकामत के साथ इसको इस स्टैंड पे कायम रहे। तो उसमें सवाल ये उठा, इस चीज की वजह से एक नई बहस छिड़ी। फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि सर ज़फ़रुल्लाह खान भी उसी तरह मुस्लिम लीग और कायद आज़म के साथ थे जिस तरह कायद आज़म ने
जोगिंद्रनाथ मंडल एक हिंदू को लॉ मिनिस्टर बनाया था पाकिस्तान का। जी, ऐसे ये भी अब सुनने में आया है, ये उसमें भी लेम हाँ जी एक्सक्यूज आता है, बिल्कुल ठीक है। जी कि जी वो असल में मुसलमान नहीं समझते थे, वो माइनॉरिटी पाकिस्तान है। ठीक। तो इसमें बात ये दुरुस्त नहीं है। जफरुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे और उन्होंने काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी। बल्कि तो उसके कता बारे में कलामी फिर की एक मुझे माफ़ी चाहिए, चाहता हूँ कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ये मैंने कहीं पढ़ा है कि 31-32 या 30-31 का जो साल था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, उसकी सदारत जो है उसके सालाना इजलास की, वो सर जफरुल्लाह खान ने की थी। इज इट राइट? बिल्कुल जी जी, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। और इस चीज का एक और हवाला भी मैं आपको दे दूं कि ये इसलिए भी है कि हालांकि 1974 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में और उनकी हुकूमत के अंदर अहमदियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, लेकिन ये लेटर 1975 में लेटर ऑफ अप्रिसिएशन जुल्फकार अली भुट्टो ने जफरुल्लाह खान साहब को लिखा और उसमें ये जिक्र किया कि आप जो थे वो मुस्लिम लीग के आपने सदारत की थी 1931-32 31-32 में, ठीक है। अच्छा, ये मतलब सेकंड हो गया ये हवाला, इसका मतलब है जी। और ये भुट्टो से हुआ है सेकंड, तो आप इससे फिर देख लें कि वो तो मुखालफिन में से एक समझा जाएगा ना जुल्फकार अली भुट्टो। ऐसे ही तो खैर जी, तो उसमें ये है कि फिर मैंने एक स्टेटमेंट निकाली है और ये जो है स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स मैसेजेस ऑफ कायद आज़म कलेक्टेड एंड एडिटेड बाय खुर्शीद अहमद खान यूसुफी, और इसका जी वॉल्यूम 2 है। 1938 से 1941 की ये तकरीरें हैं ठीक। और इसमें 1939 की तकरीर है पेज नंबर 973 के ऊपर। 973 सफ़ा नंबर है और खुर्शीद यूसुफी साहब की रिसर्च पेपर है ये। ये उनकी कलेक्शन है जिन्ना साहब की तकरीरों का मजमुआ है उनकी तरफ से, ठीक है। और ये शाया शुदा है, ये किताबी शक्ल में छपा हुआ है जी, किताबी शक्ल में छपा हुआ है और ये हमारी नेशनल आर्काइव्स में भी मौजूद है और इसकी एक और किताब में भी मैंने रेफरेंस इसी का पढ़ा है, तो ये बड़ा मुस्तनद हवाला है। ठीक। उसमें कायद आज़म कहते हैं, ये 1939 की जो तकरीर है उसमें कहते हैं, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर आई विश टू रिकॉर्ड माय sense of appreciation and if I may say so coming from my party to the honorable Sir Muhammad Zafrullah Khan, who is a Muslim, and it may be said that I'm flattering my own son. यहाँ पे अगर मैं साथ ऑडियंस के लिए तर्जमा कर दूँ तो ये असेंबली में गालबन मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म तकरीर कर रहे हैं और उसी में वो ये अपने हाउस को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ मैं इस मौके से फ़ायदा उठा के अपने एक ऑनरेबल मेंबर यानी सर जफरुल्लाह खान की तारीफ करना चाहता हूँ, जिनके बारे में वो ये कहते हैं कि वो ना सिर्फ एक मुसलमान हैं बल्कि यूं समझिए कि गोया मैं अपने बेटे की तारीफ कर रहा हूँ जी। प्रिसाइसली, तो ये उन्होंने कहा है। तो इससे ये इस बात के बाद सवाल, आप देखिए ये उस टाइम के बाद है, मजलिस एराद ने अपनी कोशिश शुरू कर दी हुई थी, इलामा इकबाल भी अपने टाइम से कर चुके हुए थे, कह चुके हुए थे कि जो उनका था नजरिया अहमदियों के बारे में वो भी उसका भी इजहार कर चुके हुए थे। तो जिन्ना साहब उसके बावजूद ये कह रहे थे और उन्होंने बड़ा ये खास कहा है। देखिए इसमें समझने की बात है ना कि इतना जिन्ना साहब बड़े नपी तुपी बात करते थे, दुरुस्त। तो उनका ये कहना कि हु इज अ मुस्लिम जी, ये एक बहुत मानी खियत बात है। तो इसमें जो था ही वाज वेरी क्लियर और उनका ये मतलब ये कहना कि जफरुल्लाह खान साहब को शायद माइनॉरिटी समझ के उन्होंने साथ रखा हुआ था, नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। एक बात और भी कि अल्लामा इकबाल इस स्पीच से पहले वफात पा चुके हैं जी, वफात पा चुके हैं बिल्कुल। गोया मुफक्किर पाकिस्तान और जिन्होंने ख्वाब देखा था अहरारियों और खादम रिजवियों की नज़र में, जो जिसने ख्वाब देखा हुआ था वो अपनी ताबीर सारी उम्र जिन्ना को बताते रहे होंगे ना जी, बिल्कुल। और ख्वाब को ट्रांसलेट करके इम्प्लीमेंट करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना है, अकॉर्डिंग टू द सूडो हिस्ट्री विच इज बीइंग इंजेक्टेड इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल एंड द न्यू जनरेशंस।
बिल्कुल। तो अगर वो ख्वाब देखने वाले की ख्वाब भी बताई जा चुकी है और सुनने वाले ने वो सुन भी लिया, इम्प्लीमेंटेशन पे भी वो तुले हुए हैं मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म, इसके बावजूद 39 में वो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस वो ये कह रहे हैं कि ही इज़ अ मुस्लिम, सर जफरुल्लाह खान हु इज़ अ मुस्लिम। तो बहरहाल एक तो ये फैक्ट आ गया रिकॉर्ड पे। अब इसके बाद अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा हिस्सा वो कि मैंने जो आपके ऊपर दुश्नाम तराजी हुई है पिछले हफ्ते 10 दिन में, उसमें वो अपनी तरफ से वो दलील भी घड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो किसी ने आपको एड्रेस करके ये लिखा हुआ था कि आप, मतलब वो ज़ाहिर है बड़ी बदतमीज़ ज़ुबान थी कि आप ये ज़्यादती कर रहे हो, या मतलब सख्त अल्फाज में कुछ ऐसा किया था, कहा था कि आप उसको मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उसके इस्लाम का फैसला असेंबली कर चुकी है। और जिना को वो कहते हैं कोई हक नहीं है कि वो किसी के इस्लाम का फैसला करे। तो फिर यहाँ मेरी तरफ से एक सवाल उठता है कि जिना को तो हक इस लिखने वाले और आपको गालियाँ देने वाले के बकौल नहीं है कि वो सर जफरुल्लाह को मुसलमान करार दे सके। ठीक है, मान लिया। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना को हक नहीं है तो 74 की असेंबली को कहां से हक पहुंच गया? एग्जैक्टली। अगर जिन्ना किसी को मुसलमान करार नहीं दे सकता इस लिखने वाले और गालियां देने वाले के बकौल, तो 74 की असेंबली किसी को नॉन मुस्लिम कैसे करार दे सकती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब मैं लीगल टर्म्स आप बेहतर समझते हैं कि किसी को, ये दोनों टेंटामाउंट है ना, कि अगर किसी को मुसलमान करार देने का हक हो तो चले समझ लें कि फिर गैर मुस्लिम करार देने का भी हक होगा। तो जब एक हक नहीं है तो दूसरा कहां से आ गया? उसकी ओरिजिन कहां से आए हैं? एग्जैक्टली। देखिए, रियासत के पास तो ये हक होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए नहीं, है ही नहीं दुनिया में। यानी अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान दुनिया में एक ही रियासत है या दीगर रियासतें भी हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या जो मॉडर्न स्टेट का इस वक्त तस्वर है, वतनीयत बेस्ड स्टेट जो होती है, तो क्या वो स्टेट दुनिया के किसी खित्ते में ये हक देती है कि आप पब्लिक और अपने जो अवाम है उनके अकायद का फैसला करना शुरू कर दें कि क्या अकीदा है और क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं देती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये है सूरत हाल। और इस हवाले से इस वक्त यानी आलम ये है कि एक कहता है कि वो कान ले गया कुत्ता और सारी की सारी कौम जो है वो लठ लेके कुत्ते के पीछे चल पड़ती है। कान कोई नहीं देखता कि कान उधर ही लगा है या ले भी गया कि नहीं। इस पे आप तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि चलें, जो चंद लोग हैं या चंद हज़ार लोग हैं जो सुनने चाहते हैं, जो बैठ के बात करना चाहते हैं, उनसे वक्तन फ़वक्तन ये तो बात कर ली जाए कि ऐसे मुल्क क्या इस तरह घर ही नहीं चलते, इस तरह कंपनियां ही नहीं चलती, कुछ भी नहीं चलता। तो आप चूँकि वहाँ एट द स्पॉट बैठे हैं और इत्तेफाक से शायद इस्लामाबाद में ही होते हैं, तो क्या देखते हैं कि क्या इसमें कुछ अरबाब इख्तियार की सतह पर या आम फैसला साजों के लेवल पर या आम आदमी के लेवल पर रेवोकेशन का कोई है फिनोमिना, या ये आगे ही बढ़ेगी बात? जी, आई थिंक जहाँ तक पहले तो मसला ये है ना कि यहाँ बात रुकी नहीं ना। गैर मुस्लिम तो करार दे दिया 74 में, ठीक, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, दुरुस्त। लेकिन बात वहां से तो बहुत आगे चली गई। उसके बाद 84 में उसको उन्होंने क्रिमिनलाइज भी कर दिया। आपकी जो अहमदियों की इबादत का है और जो उनको अगर कोई अहमदी अपने आप को मुसलमान कहे या मुसलमान पोज करे अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो कि बड़ी वेग सी टर्म है। पोज करना तो अपनी जात में बड़ी वेग सी डेफिनेशन है जी। तो वो 3 साल उसको सजा हो सकती है अगर वो अपनी मस्जिद को या अपनी इबादतगाह, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पाकिस्तान में आप मस्जिद भी नहीं कह सकते, ठीक। अगर इबादतगाह को मस्जिद कहे तो वो भी 3 साल है, और अगर आजान दे
तो वो भी 3 साल है, और कुरान पढ़ता हुआ कहीं पाया जाए तो तब भी मसला हो जाता है। लेकिन उसमें आप ये देखिए कि ये जो मसले हैं, और इसमें आपने मसाजिद का या इबादत गाहों का अगर आप देखें, जो मस्जिद इसको मस्जिद नहीं कह सकते, इबादत गाह के अंदर अगर मीनार बने हुए हैं या अगर मेहराब हैं तो उन मेहराबों को भी ढाया जा रहा है, ठीक, और उन मीनारों को भी ढाया जा रहा है। लेकिन कुछ अरसे से कुछ चीजें ऐसी चेंज होनी शुरू हुई हैं एट द वेरी टॉप। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी पिछले साल, ठीक है, उसका नाम था ताहिर नकाब जजमेंट जी, वो जस्टिस मंसूर अली शाह वाली गालबन आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने कहा कि अहमदियों को बिल्कुल हक है कि वो, क्योंकि उसमें मसला यही था कि इनमें से किसी जो ये एलिमेंट्स हैं जो इस किस्म के केसेस लाते हैं, उन्होंने इस बात पे मसला उठाया कि अहमदियों की इबादत गाह के अंदर कुरान भी है, कलमा भी लिखा हुआ है, और वो अंदर ये है तो इससे ब्लास्फेमी होती है, ये उनका कहना था। तो मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर जो जजमेंट दी, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ब्लास्फेमी वगैरह कोई नहीं है, उनका बिल्कुल हक है कि वो अपनी इबादत गाह के अंदर या अपने घरों के अंदर वो जिस तरह चाहे इबादत करें, ठीक, और आपको उनके घुस के देखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो कि कुछ हद तक उसने रोका है। उसके बाद कुछ और चीजें ऐसी हुई, मसलन लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें उसने कहा है कि कम अज कम 84 से पहले की जितनी इबादत गाहें हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनको नहीं छेड़ा जाएगा, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। और उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन भी नहीं एड्रेस किया, उसने इस चीज के ऊपर भी नहीं कहा कि उसके बाद की जो है उनको बिल्कुल ही ढाया जाए, बल्कि सवाल ये सवाल खुला छोड़ दिया गया है कि क्या एक अहमदी इबादत गाह जो है उसका मीनार और मेहराब बनाना जो है, क्या वाकई वो जो है इस जुमरे में आता है कि आप इसको क्रिमिनलाइज करें और ब्लास्फेमी के खाते में डाल सकें, ठीक जी। तो ये वाले इस क्वेश्चन को भी उन्होंने खुला छोड़ा है, अभी उसके ऊपर भी फैसला नहीं किया। तो ये है, देखिए बात ये है कि सर्टेन चीजें हैं, जो सेकंड अमेंडमेंट है जो कि 74 की असेंबली की जो है, जो कि बिल्कुल मेरे नजदीक एज ए लॉयर आई थिंक इट वाज, और एज ए हिस्टोरियन आई शुड से, मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी, ठीक। लेकिन वो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसलिए अभी आप उसको एक तरफ रख लें। जो पहले ये वाली जो चीजें हैं ना, जो 84 का कानून है जिसमें क्रिमिनलाइज किया गया है जी, सही, ये सारी चीजें, ये आईने पाकिस्तान के ही जो आर्टिकल 20 है जिसके अंदर ये राइट दिया जाता है, फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल, फ्रीली प्रोफेस प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन, ये उसको वायलेट करती है ना। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में एक जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था नहीं करती, बिल्कुल वायलेट नहीं करती, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वो उस जजमेंट को ओवरटर्न तकरीबन जो है मेरे ख्याल से वो कुछ सालों के अंदर एक और जजमेंट आएगी जो उसको ओवरटर्न कर देगी, और वो कहेगी कि अहमदियों को बिल्कुल हक है और ये जो कानून है अल्टीमेटली ये कानून पहले जाएगा। अच्छा, तो ये आप वहाँ बैठ के ये समझते हैं कि ऐसा है? जी, आई थिंक सो, आई थिंक इट इज कुछ अरसे की बात है, इट शुड हैपन यू नो इन फ्यू साइकिल्स आई थिंक, क्योंकि उसकी मुझे अपना यासिर साहब, मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि बाज़ दफ़ा ना कोई चुटकुला या बाज़ दफ़ा कोई संजीदा शेर आ जाता है और वो हस्बे हाल होता है। तो अभी आपने ये कहा ना कि इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, तो मुझे एक शेर याद आया है, अगर इजाज़त दें तो। आई डोंट नो व्हाट्स योर टेस्ट अबाउट पोइट्री बट आई फाइंड इट क्वाइट रेलेवेंट। तो वो खुमार बाराबंकवी ने कहा है कि है उफक से एक संगे आफताब आने की देर, है उफक से एक संगे आफताब आने की देर, टूट कर मानिंदे आईना बिखर जाएगी रात। तो ये आपकी जो सोच है उससे मुझे ये शेर याद आया था, और दैट इज़ वेरी एनकरेजिंग जी। और खैर मुझे पहले भी ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोगों से जब बात होती है, इवन मेरे अपने लॉ में जो असातिज़ा हैं वो आपके कोलीग्स हैं वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और बहुत से आपके कोलीग्स जो हैं वो मेरे क्लास फेलोज़ थे पार्ट 1 पार्ट 2 के। तो वो अब भी ये बातें ऑन फोन प्राइवेटली होती हैं उनसे,
लेकिन वही वो बातें मेरे साथ बैठ के करने को तैयार नहीं हो पाते। इसका मतलब है कि उनको अभी नज़र नहीं आ रहा कि इट इज़ ए मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, लेकिन आप चूंकि फ़ोन पे बैठ के बात भी कर रहे हैं वहीं पे बैठ के, तो फिर ऐसा हो भी सकता है। जी बिल्कुल, ये मैं इसमें कोई ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके ये नहीं कह रहा कि मैं शायद कोई बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक माइंडेड ऑप्टिमिज्म की वजह से कह रहा हूँ, लेकिन ये एक सिंपल सा है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि 74 की अमेंडमेंट के बावजूद ठीक एक चीज बड़ी क्लियर थी कि 84 का कानून जो है जी वो आ नहीं सकता था अगर जमहूरियत का तसलसल चलता रहता। ऐसे ही है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, और उसमें जो है क्योंकि 84 का कानून बिल्कुल वो कॉन्ट्री टू था। देखिए, इसमें एक और मैं आपको बात बता दूं कि जिस दिन ये जुल्फकार अली भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक गलती की कि वो ये इस मसले को इस तरह हल करें और 90 साला मसला, जिस तरह उन्होंने बड़ा इसकी तशहीर की कि हमने 90 साला मसला हल कर दिया, उसी दिन जुल्फकार अली भुट्टो ने 7 सितंबर 1974 को एक तकरीर की जिसमें उसने ये वादा किया। उसने कहा कि अब हमने इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया, लेकिन इनके जो मजहबी हकूक हैं और शहरी हकूक हैं मैं पामाल नहीं होने दूंगा। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, जो काली भुट्टो ने कहा था मैं पामाल नहीं होने दूंगा। अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी तो इस वक्त बिल्कुल कमिटेड है कि हमने जी बड़ा अच्छा काम किया था, ठीक, लेकिन उसके साथ साथ 84 के कानून से वो लोग भी जो है ना वो कहते हैं कि ये ज्यादती है, उनके नजदीक ये ज्यादती है। मतलब सेनेटर फरतुल्लाह बाबर लेवल पे लोग कहते हैं, क्योंकि ताज हैदर को तो मैंने कहते हुए सुना है कि ऐसा हुआ है। जी ठीक, बिल्कुल। और ऊपर से पीपल्स पार्टी के अंदर देयर इज क्लियर फीलिंग, क्लियर वो कि ये शायद हमने 74 में भी गलती की थी और उसके बाद हमने जो मसला क्रिएट किया उसकी ये हम देख रहे हैं, तो वो एक जनरल फीलिंग है। लेकिन ये मसला आप देखेंगे कि बहुत सारा मसला जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से और आपके हाई कोर्ट से ये हल होगा शुरू पे, ठीक। और इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक जो चीज बड़ी पॉजिटिव देखने में आई है कुछ अर्सा पहले से, कि इस साल आप पहले देखिए कि 2023 जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद से बहुत सारे वाकयात तवातर से हो रहे थे, जिसमें अहमदियों की इबादतगाहों को ढाया जा रहा था, मीनार तबाह किए जा रहे थे, डिमोलिश किए जा रहे थे, मेहराब हुए थे। फिर एक उसके खिलाफ एक ब्लो बैक आया। अब ये है, और ये मैं आपके साथ बैठ के कह रहा हूँ, मुझे कोई दहशत नहीं लगता किसी से, ठीक। बात ये है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको अब ये अंदाजा हो चला है कि अनसस्टेनेबल है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है अपने जो उसके आईनी हकूक हैं आर्टिकल 20 के खास तौर पे वो तो एक तरफ रखने जो शहरी हकूक जो उसको देने लाजिम है रियासत को, ठीक। उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो ICCPR को सिग्नेटरी है। ICCPR का मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल, हाँ जी, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको पाकिस्तान ने 2010 में, जब 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उन्होंने इसको किया साइन। अब उसके अंदर ये चीज नहीं हो सकती बिल्कुल भी। और उससे अटैच जो चीज है वो ये है कि जो पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस है, जो पाकिस्तान की ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान की ट्रेड रिलेशंस हैं, वो उस पर डिपेंडेंट है, उनका सारा का सारा दारोमदार उन पे है। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ये जानती हैं। अब आपका इसका सिर्फ एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2017 में नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, बल्कि PMLN की थी, नवाज शरीफ तो शायद उस वक्त तक डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, ठीक है। उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने की कोशिश की, जिसके बाद आपको पता है जो तमाशा, हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। वो कोई PMLN ने जो है वो कोई अपनी आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ इट्स हार्ट नहीं किया था, वो यानी कि कोई उसके अचानक उनको कोई प्रोग्रेसिव ख्याल नहीं आया था। वो इस वजह से था कि पाकिस्तान का जो था ICCPR का UPR होता है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, वो आ रहा था, और पाकिस्तान को अभी भी ह्यूमन राइट्स वॉच ने ये कहा है कि
जो आपके जो आपके हैं वोटिंग राइट्स पाकिस्तान में अहमदियों के, हाँ जी, अहमदी कम्युनिटी को वोटिंग राइट्स जो हैं वो एक तरह से डिनाई किए जाते हैं। ठीक, ऑन द फेस ऑफ इट कह सकते हैं आपके जी अहमदियों को हक है उसके वोट डालें, लेकिन उसके वोट डालने के लिए जो करना पड़ता है, दो चीजें उसमें जो डिस्क्रिमिनेटरी चीजें डालनी हुई हैं वो ये है कि अहमदियों को पहले ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम गैर मुस्लिम हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन है वो अहमदी देना नहीं चाहते, तो उनको उनका प्रिंसिपल स्टैंड है कि हम नहीं देंगे ये। हाँ जी, बिल्कुल और बिल्कुल उनका ये हक है। और ये मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि आर्टिकल 20 पाकिस्तान के जो आइन का है वो इनको ये हक देता है कि वो कहें कि हम इस आइन को नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो एक तो ये है, दूसरा उसमें इसलिए वो वोट नहीं डालते, और वो जो जिसकी वजह से अहमदियों ने बॉयकॉट कर रखा है इलेक्शंस का। और दूसरी चीज ये है कि अगर वो भी ना होता तो जो उनको अलहदा, आज सिचुएशन ये है कि इलेक्टरल लिस्ट जो आपकी होती है उसके अंदर एक लिस्ट के ऊपर मुसलमान जो शिया सुन्नी हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, जो कोई भी है, सिख है, वो एक लिस्ट पे है और अहमदी एक सेपरेट। सिर्फ एक अहमदियों की लिस्ट अलग है, बाकी सारे नॉन मुस्लिम मुस्लिम एक ही पाकिस्तानी के तौर पर वोट देते हैं। बिल्कुल ठीक है ये बात। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो ये डिस्क्रिमिनेट अब ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी किया है, तो ये पाकिस्तान का, तो इस चीज को ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की वायलेशन है क्लियर ICCPR की। ठीक। और इसको करेक्ट करने के लिए 2017 में PMLN ने कोशिश की, शायद ये, और जिसकी वजह से रिएक्शन आया था। उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट थी, और ये फैजाबाद धरना केस जो काजी फायज ईसा की जजमेंट है जी जी, उसमें ये बड़ा क्लियर है कि उठाने वाले कौन थे। बिल्कुल। अब एस्टैब्लिशमेंट में भी शऊर पैदा हो गया कि ये अनसस्टेनेबल चीज है, इस चीज को अब और नहीं फ्लॉग किया, मजीद लेके आगे नहीं चला जा सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये प्योर लीगल बात है, लेकिन मैंने एक दफ़ा गुजारिश की थी अपने एक आर्टिकल में, उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि पाकिस्तान या तो सबका है या फिर ये किसी का भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो वही बात है कि इंक्लूसिव रवैया अगर पाकिस्तान नहीं अपनाएगा तो मॉडर्न स्टेट के इस उसमें वो सरवाइव कर ही नहीं सकता, सस्टेन खुद पाकिस्तान नहीं कर सकता। इस मसले को छोड़ दें। जी ठीक है। यासिर साहब, ये आपकी तो वेरी एनलाइटनिंग किस्म की गुफ्तगू है, और मुझे एतराफ़ है कि मेरे पास जो है वो एक फिनोटाइप ऑफ द इशू तो होता है, लेकिन उसका जो जीनोटाइप है वो आपके पास है, उसकी जो डिटेल्स आप देते हैं और जिस तरह, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं है। इट्स गुड कि आप तशरीफ़ लाए, लेकिन मेरे ऑडियंस और मेरे लिए, खुद मेरे लिए तो काफ़ी नहीं है। आई डोंट नो अबाउट द ऑडियंस, वो अभी आप ये ऑन एयर होगा तो आपको भी पता चल जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आज वो जो गालिम गलोच वाले एक हफ़्ते की गुफ्तगू थी जिस तहरीर के ऊपर आपको वो पढ़ी हैं, उस हिस्से को हमने आलमोस्ट कवर कर लिया, और ये जो दूसरा उम्मीद अफजा आपने सिचुएशन की बात की है, दैट इज़ आल्सो वेरी एनकरेजिंग एंड लाइक प्रॉमिसिंग। तो वाई नॉट के एक दफ़ा फिर आपको जहमत दी जाए, और आज का जैसे हमारे प्रोग्राम का दौरानिया है वो उसके मुताबिक फिर आज ख़त्म कर दिया जाए। तो आपके तशरीफ़ लाने का, आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं जाते जाते बता दूं अब अपने ऑडियंस को कि यासिर लतीफ़ हमदानी लिंकन इन लंदन के सोसाइटी के उसके मेंबर हैं, ऑनरेबल सोसाइटी है, और बैरिस्टर हैं, और ह्यूमन राइट्स इनका ज़्यादा प्रोफाइल है। इसके अलावा 3 किताबें इनकी आ चुकी हैं, चौथी अब आने वाली है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से और पाकिस्तान के जो रीसेंट हिस्ट्री है उसके हवाले से इनका तहकीकी काम मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर माना और सराहा जाता है। मेरी इनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन ये जितनी हुई है ये उम्मीद है कि आइंदा भी अगली मुलाकातों का पेश ख़ैमा रहेगी। और अल्लाह ख़ैर रखे तो बहुत मुमकिन है कि मुस्तक़बिल करीब में किसी वक्त हम इनको दावत दें और यहाँ स्टूडियो में आकर एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम उसी जिन्ना और पाकिस्तान के हवाले से जो धुले हुए फैक्ट्स हैं और निथरी हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर की जा सकती है। यासिर साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और जो मैंने अर्ज़ किया है जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपने बुलाया। ठीक है जी, फिर इजाज़त।
अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। ओके। लीजिए जनाब, मैंने अपने मेहमान के साथ आपके साथ मिली जुली गुफ्तगू कर दी है। आप देखिए आज का हफ्ते बाद का गैर हाज़िरी के बाद का प्रोग्राम, और उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश भी आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।